हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है जो एंशिएंट हिस्ट्री, सॉरी एक दिन का ब्रेक लेना पड़ा। आई हैड सम वर्क सो आई कुडंट अटेंड द लेक्चर, बट कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर आई थिंक फोर्थ करने जा रहे हैं। प्री हिस्ट्री किया था, फिफ्थ करने जा रहे हैं, क्योंकि प्री हिस्ट्री किया था, फिर वैदिक किया, हड़प्पा किया, और हमने किया जनपदास और महाजनपदास। ठीक है, तो फिफ्थ लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर, जो 324 से 187, इस पीरियड को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पीरियड के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ओके, अब इस पीरियड की जो सबसे खास बात है ना, पिछले जितने भी पीरियड से वो हम लोग आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस ले रहे थे, लेकिन लिटरेरी सोर्सेज जो है बड़े कम थे। ठीक है, लिटरेचर जो है बहुत कम था, एक राइटिंग का डायरेक्ट सोर्स जो वो बहुत मिनिमलिस्टिक था या ना के बराबर था। बट इस पीरियड में जो है, इस पीरियड में बहुत सारा राइटिंग्स जो है वो हुआ है। अब रिटर्न जो है डॉक्यूमेंट्स, उससे हमने इस पीरियड की हिस्ट्री को जो क्या किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है। समझे? तो मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है, सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन क्या था, क्या कंडीशंस थी, लिविंग कंडीशन क्या थी लोगों की, थ्रू द लेंस ऑफ पैलेस। ओके, थ्रू द लेंस ऑफ एम्पायर, बिकॉज इस एरा में जो है कॉमन पीपल की लाइफ पे जो है, एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि कॉमन पीपल्स लाइफ जो है उसके बारे में बहुत कम बताया गया है। तो हम थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू रिलीजन का क्या रोल था, थ्रू वुमेन्स का क्या कंडीशंस थी, उस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक ले मैन की कंडीशंस क्या रही होंगी। ठीक है, हाउ डिड उसके डे टू डे लाइफ के बारे में जो है वो कैसा, वो हम इन चीज़ों से अनुमान लगाते हैं, क्योंकि कुछ डायरेक्ट लिटरेसी सोर्स तो है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर के बाद। देखो, मौर्यन एम्पायर जो है या मौर्यन पीरियड जो है, कुछ मयूरियन भी कहते हैं, कुछ लोग मौर्यन कहते हैं, कुछ लोग मौर्य, जो भी है, ये पीरियड रिमार्केबल पीरियड अर्लियर इंडियन हिस्ट्री का किस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है वो इसलिए भी किया है, ये ना सिर्फ मार्क करती है कि कोई पहली सब कॉन्टिनेंट को इतना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, सिर्फ उस वजह के लिए नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज है, मैंने आपको भी बताया था ना, इस पीरियड के बहुत अलग अलग है। चाहे वो मेगास्थनी की इंडिका है, अर्थशास्त्रा है, चाहे वो बुद्धिज़्म जैनिज़्म है, चाहे वो बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं। इस पीरियड में राइटिंग बड़ी प्रेवलेंट थी और वो बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव भी की हैं। इससे हम जो है इस पीरियड को और ऑथेंटिकली जो है इस पीरियड के बारे में जा सकते, ऑथेंटिसिटी इस पीरियड की बढ़ जाती है राइटिंग सोर्सेज के साथ। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ वी हैव टू अवर डिस्पोजल, हमारे पास बहुत से नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, लिटरेरी रिसोर्सेज, जैसे अर्थशास्त्रा है कौटिल्य की, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, इंडिका है मेगास्थनी की, इसके बारे में देखेंगे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन फर्स्ट की, देखो ना इंस्क्रिप्शंस, जो एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं जो लिखी गई है रुद्रदामन की, जो इंस्क्रिप्शन, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ जो सुदर्शन लेक है चंद्रगुप्त के जो है राज के दौरान, और एडिक्ट्स हैं जो अशोका के, जो क्लियरली हमें बताते हैं जो हिस्ट्री इस पीरियड की, उसके पिलर्स, उनकी इंस्क्रिप्शन। दीज टेक्स्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट द लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है मौर्यन एम्पायर की। अमॉन्ग द टेक्सचुअल रिसोर्स, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि कौटिल्य एक डायरेक्टली एक प्राइम मिनिस्टर थे मौर्यन किंग के, जो चंद्रगुप्त थे। तो हमें पता चलेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी, इकोनॉमी की क्या कंडीशंस थी, सोशल लाइफ कैसी थी, और शक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि डायरेक्टली है, एक लेजिटिमेट जो है ना सोर्स है। फिर मेगास्थनी जो था, जो उनके कोर्ट में विजिट किया था। अगर हम सोर्सेज की देखें तो वही मैंने बताया, लिटरेरी सोर्सेज में अगस्त जो है अर्थशास्त्र थी कौटिल्य या चाणक्य की, इसमें ट्रीटीज है, स्टेट्स को कैसे बनाया जाता है, पॉलिटिक्स कैसी है, इकोनॉमी के बारे में, एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा इतने बड़े एम्पायर को। ये डिस्क्राइब भी करता है मौर्यन एम्पायर की ब्यूरोक्रेसी कैसी थी, कैसे कैसे वो टैक्सेस लेते थे। स्पिनोज मतलब जासूस, ठीक है, जासूस कैसे थे, अच्छा गवर्नेंस कैसी थी। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है।
अगर हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर की तो। अच्छा, इंडिका की जो मेगास्थनी है, जो रिटन किस है, मेगास्थनी के द्वारा, इंडिका की मेगास्थनी नहीं, सॉरी, इंडिका जो है मेगास्थनी के द्वारा जो लिखी गई है, जो एक ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में रहा था, क्योंकि उसके उनके जो अर्लियर क्लैशेस थे जो नॉर्थ वेस्ट में, तो ग्रीक एम्बेसडर को भेजा गया था। डिस्क्राइब करता है सोसाइटी को, कास्ट सिस्टम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, पाटलिपुत्र की सिटी कैसी है, और ये भी मेंशन करता है एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, कि इंडिया में जो है स्लेवरी नहीं थी, जो गुलामी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो एब्सेंट थी। मतलब सर्वेंट्स जो है इतने लार्ज स्केल नहीं थे। अगर हम वहीं देखें रोमन एम्पायर, कंटेम्पररी रोमन जो रिपब्लिक था उस टाइम पे, या एम्पायर बाद में बना 50-60 BC में, तो उसमें कितनी प्रेवलेंट है, इस हद तक के लोगों को क्या करना पड़ता, रिवोल्ट हुए बहुत सारे, किनके द्वारा, स्लेव्स के द्वारा, समझे। तो ये हमें दिखाता है कि स्लेवरी जो है ओके। अब अर्थशास्त्र जो है वो समराइज करता है पॉलिटिकल थॉट्स चंद्रगुप्त का जो चीफ मिनिस्टर था कौटिल्य, और ऑल्सो जिसको हम चाणक्य या विष्णुगुप्ता भी कहते हैं, उसको बहुत सारी बार जो है कंपेयर भी किया जाता है जो मैकिएवली के साथ। एरेंस जो ऑथर था प्रिंस का, मैकिएवली एक फेमस जो है फिलोसोफर था। जवाहरलाल नेहरू ने एक्चुअली इसको कहा था मैकिएवली ऑफ द ईस्ट, किसको, चंद्रगुप्त को। हालांकि मैकिएवली जो है बहुत बाद में है और चंद्रगुप्त बहुत पहले था। अब जो अर्थशास्त्र थी वो कहीं ना कहीं बहुत सारी सेंचुरीज तक जो है ये गुम हो चुकी थी, मतलब नहीं मिली। बहुत सेंचुरीज के बाद ये मिली, पाम लीव्स पे लिखी हुई, और रीडिस्कवर किया इन इंडिया बाजरी इन 1905, किसके द्वारा, आर जो है शम शास्त्री। अब ये एडिशन जो है अप्रोक्सीमेटली 250 CE के अराउंड है। बहुत सारी सेंचुरीज के बाद जो है, कुछ चाणक्य के मरने के बाद जो है, बहुत सारी सेंचुरीज के बाद इसकी डेट जो है वो जो है 250 जो है AD की है, मतलब जिसको CE भी कहते हैं, ठीक है, क्राइस्ट एरा या बट ये जनरली एक्सेप्टेड है कि जो मेन आइडियाज है इस किताब में वो कौटिल्य के खुद के थे। अब बुक कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स जो रेलेवेंट थे रूलर्स के लिए, अगर वो इफेक्टिव गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं तो इस तरह के आइडियाज जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे। डिप्लोमेसी और वॉर इंक्लूडिंग जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी, मतलब तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया, लॉ कैसे होने चाहिए, प्रिजन्स कैसे होने चाहिए, टैक्सेशन कैसा चलेगा, इरिगेशन फैसिलिटी कैसे होनी चाहिए, एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, माइनिंग, फोर्टिफिकेशन, कोइनेज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पाई, तो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन, डिटेल में हर एक टॉपिक्स को जो है इक्वल टाइम दिया गया है। इसीलिए इसे कहा जाता है मैकिएवली, क्योंकि मैकिएवली ने भी जो है बड़ी डिटेल डिस्कशन दी है। उसने एक वो नहीं फेमस कोट के, अगर इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टेड, इफ़ ए प्रिंस इज़ नॉट रिस्पेक्टेड देन ही शुड बी फेयर्ड, तो वो बड़ी डिटेल में बताता है बहुत सारी चीज़ें। मैकिएवली को अगर आप पढ़ोगे तो प्रिंस को पढ़ोगे तो आपको बड़ा डिटेल में पता चलेगा। छोटी सी किताब है बट ना ही पढ़ो तो अच्छा है, अभी टाइम नहीं है, अभी इस पर फोकस करो। बाकी कुछ और है, जैसे मुद्राक्षा है भाई विश्व का दत्त, एक संस्कृत ड्रामा जो डिस्क्राइब करता है चंद्रगुप्त किस तरह राइज हुआ पावर में, हाईलाइट करता है चाणक्य की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज है नंदाज के अकाउंट, नंदा जो प्रीवियस रूलर्स थे, ठीक है। अच्छा, महावंशा और दीपवंशा जो बुद्धिस्ट क्रोनोलॉजीज हैं श्रीलंका की, वो भी डिस्क्राइब करते हैं किस तरह से अशोका जो है वो क्या है, कन्वर्ट हुआ बुद्धिज्म में, और मिशनरी एक्टिविटी जो अशोका के द्वारा की गई। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये लिटरेरी सोर्सेज हैं जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। जैन टेक्स्ट है, चार सूत्र है, अच्छा परिशिष्ट वर्ण है जो मेंशन करता है चंद्रगुप्त किस तरह से कन्वर्ट हुआ जैनिज्म में और फिर माइग्रेट हुआ कर्नाटका में। वो उनके लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में वो इस तरह से कन्वर्ट होते और ट्रांसफ़र करते, अपने आप शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, एपिग्राफी है, मतलब एपिग्राफी मतलब इंस्क्रिप्शंस, अशोका के एडिक्ट से मेजर सोर्स ऑफ जो है जो इंडिया में नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की एरियाज़ में पाई जाती हैं, जो बहामानी, क्रोश्ती, ग्रीक या आर्मेनिक स्क्रिप्ट्स में लिखी गई हैं। अच्छा, कंटेन्स जिसमें अशोका की पॉलिसीज, धम्मा की, नॉन वॉयलेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। अच्छा, फॉरेन अकाउंट्स हैं, हमें मतलब इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि किस तरीके का मौर्यन एम्पायर था, कैसा सोशो कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ थी वहाँ की।
मेगास्थनी की इंडिका वो डिस्क्राइब कर लिया, पाटलिपुत्र को, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को। अच्छा, स्ट्रैबो, प्लिनी, आर्यन रेफर करता है मौर्यन ट्रेड और इकोनॉमी को। चाइनीज रिकॉर्ड है ह्यूनसेंग और फाहीन के। फाहीन तो एक्चुअली बाद में आया है, पहले हाँ फाहीन के, ठीक है, ह्यूनसांग और फाहीन, ठीक है ठीक है। और डिस्क्राइब करता है मौर्यन के जो है, ह्यूनसांग बाद में आया, फाहीन तो तब का था। डिस्क्राइब करता है जो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है लेटर सेंचुरीज का। फिर आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जो पाटलिपुत्र जो मॉडर्न डे हमारे पटना है, हमें मौर्यन पैलेसेस के रियून्स मिलते हैं, वहाँ के वुडन स्ट्रक्चर, पिलर होल्स जो हमें मिले। स्तूपा जो है सांची, बरूद, दमेक, सारनाथ का, जो अशोका के द्वारा बनाया गया था बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। मौर्यन पिलर हैं, जो फेमस लाइन कैपिटल है सारनाथ का, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है। इन सारी चीज़ों से हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है जो है मौर्यन एम्पायर को, समझे। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर जो हुआ है वो थ्रू दीज सोर्सेज हुआ है, चाहे वो लिटरेरी सोर्सेज है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, ठीक है, चाहे वो आर्किटेक्चर है, समझे, चाहे वो क्या है, ये रिलीजियस जो क्रोनोलॉजीज हैं, चाहे वो पोइट्स हैं, चाहे वो इंस्क्रिप्शंस हैं। इन सब चीज़ों से हमें पहली बार हमने जो है रिकंस्ट्रक्शन किया है। हम सिर्फ इससे पहले हिस्ट्री सिर्फ हम आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से जो है हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज थे जिससे हम लोग हिस्ट्री को बड़े फाइन ट्यून तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर पहला और सबसे लार्ज एम्पायर था, जो चंद्रगुप्त, मैंने आपको बताया, फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने एम्पायर जो इसने नंदास को जो है ओवरथ्रो करके चाणक्य की हेल्प से, ठीक है, और एम्पायर को एक्सटेंड किया मिलिट्री जो है कॉन्क्वेस्ट से या एडमिनिस्ट्रेशन से, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का जो है वो क्या इंट्रोडक्शन की। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मतलब किंग इज एब्सोल्यूट, किंग जो है वो एब्सोल्यूट है, मतलब उसका डिसीजन जो है वो फाइनल है, ना कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। हेरिडेटरी थी किंगशिप, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और प्रमोट किया बुद्धिज्म जो अंडर अशोका है। कुछ की हाईलाइट अगर मौर्यन एम्पायर की हम लोग छोटे छोटा देखें तो फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, कैपिटल कहाँ थी? पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट डे मॉडर्न पटना है। इसका सबसे ग्रेटेस्ट रूलर अशोका द ग्रेट था, जो 268 से 332 बीसी के। टेरिटोरियल एक्सटेंड का बात करें कि कहाँ कहाँ पे था, तो मोस्ट ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। एडमिनिस्ट्रेशन देखे तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, टैक्सेशन सिस्टम थी, अच्छा, और वास्ट स्पाई नेटवर्क था, एस्पेनोज जिसको मैंने अभी पढ़ा, स्पाइज थ्रू आउट द टेरिटरी फैले हुए थे। रिलीजन जो था इनिशियली हिंदुइज्म था पहले, फिर चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को में जो है कन्वर्ट हो गए, और लेटर जो है बुद्धिज्म में अशोका जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। डिक्लाइन क्यों हुआ? वीक रूलर थे आफ्टर अशोका, जिसकी वजह से एम्पायर का फॉल हुआ 185 BCE। इतना बड़ा एम्पायर इतने लंबे समय तक चलना चाहिए था, बट एफिशिएंट रूलर नहीं थे इतने बड़े एम्पायर को सस्टेन करने के लिए, और वो खत्म हो गई। इन शॉर्ट हमने ये जो है समरी देखी। अब डिटेल डिस्कशन देखते हैं एक एक करके, सब चीज़ें कैसे 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 अनफोल्ड हुई। फाउंडर का हमने देख लिया, लार्ज आर्मी। देखो, अब चंद्रगुप्त ने, नंदास के पास बहुत बड़ी लार्ज आर्मी थी, हमने प्रीवियस जो है लेक्चर में देखा। वो लार्ज आर्मी जो है चंद्रगुप्त ने इनहेरिट की, और जिसका यूज़ किया इसने कॉन्कर करने के लिए पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट और लार्ज पार्ट जो इंडियन पेनिनसुला का था। बहुत सारी यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों के बीच में ओरिजिन और कास्ट का, जो मौर्यन फैमिली का, क्या ये क्षत्रिय थे, ठीक है, ये ब्राह्मण थे, ये शूद्रास थे, या वैश्यास थे, ये है। हर एक किताब से किताब अगर टेक्स्ट टू टेक्स्ट देखो तो डिफरेंट है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच है, जैसे दिग्ग निकाया या महावंसा या दिव्य जो वदाना, ये स्पीक करते कि मौर्यन बिलोंग करते थे एक ब्रांच ऑफ क्षत्रिय मौर्य क्लेन से, और एसोसिएट करते जो शाक्याज हैं उनके साथ, प्रोबेबली इनको, इस फैमिली को हायर स्टेटस देने के लिए। लेकिन ब्राह्मणिकल जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं ये शूद्रास थे, ठीक है। दिस द फैमिली हैज ऑल्सो बिलीव टू बी एसोसिएटेड। अब ये लोग कुछ भी कहते हैं, ये लोग ये भी कहते हैं कि ये नंदा से एसोसिएटेड भी थे, रिलेटिव या किसी तरीके से, है ना, जो विष्णु पुराण है उसके अकॉर्डिंगली। चंद्रगुप्त जो है वो सबसे बड़ा लड़का था मौर्यंस का, सन ऑफ जो नंदा किंग है शरावत सिद्धि,
बाय मूरा डॉटर, है ना, ऑफ हंटर जो है विरशाला, ऐसा कुछ कहा जाता है डिफरेंट सोर्सेज के माने इनका बैकग्राउंड। ठीक है, तो अर्लियर लाइफ अगर चंद्रगुप्त की देखें तो अराउंड 340 बीसी के अराउंड इसे माना जाता है ये कि क्षत्रिय या शूद्रा बैकग्राउंड से था, जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया। मेंटोर इसका चंद्रगुप्त था, एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट जिसने हेल्प किया इसको ओवरथ्रो करने के लिए जो है नंदा एम्पायर। डिफीटेड नंदा जो राष्ट्र रूलर था धनानंदा, इसको 321 बीसी में, और यहीं पे मौर्यन जो नंदा एम्पायर है उसका हो गया खात्मा। अब जो स्टोरी है कि चाणक्य ने गाइड किया, ये डिस्क्राइब्ड है जो मुद्राराक्ष शाह है इस किताब के अंदर, संस्कृत टेक्स्ट के अंदर, कि किस तरीके से चाणक्य ने जो है मौर्यन जो चंद्रगुप्त है उसको है जो है राजा बनाया। अगर एक्सपेंशन देखें तो इनका जो है सेल्यूलस फर्स्ट जो नेक्टर है, जो ग्रीक जर्नल था अलेक्जेंडर का, जो अलेक्जेंडर के मरने के बाद उसने अपना एक इंडिपेंडेंट जो है एम्पायर एस्टैब्लिश किया नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब की तरफ, पार्ट ऑफ जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है और पाकिस्तान, इसको हराया, इसके साथ कांस्टेंट वॉर हुई। ठीक है, इसको हरा के जो है ये प्रेजेंट जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टेरिटरी जो है इन्होंने अपने साथ मिला ली मौर्यन एम्पायर में। इसके साथ जो है सेल्यूलस के साथ इसने ट्रीटी साइन की, उसकी लड़की के मैरिंग हिज डॉटर, और 500 वॉर एलिफेंट एस्टैब्लिश किया पाटलिपुत्र एज कैपिटल और बिल्ड की एक पावरफुल एम्पायर। तो इसी रिलेशनशिप से जो है मेगास्थनी जो है ग्रीक एम्बेसडर जो है वो विजिट करता है चंद्रगुप्त की कोर्ट में और इंडिका लिखता है जो डिस्क्राइब करता है मौर्यन एम्पायर, और जो बाद में हमारे लिए एक सोर्स बनेगा। किसके लिए सोर्स बनेगा? मौर्यन जो है एम्पायर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है अपने लेटर पीरियड ऑफ लाइफ में कहा जाता है कि वो एक मंक बन गया था अंडर जो आचार्य जो है भद्रबाहु के, और इसने अपने एम्पायर को खाली कर दिया, तख्त को अपने बेटे जो है बिंदुसारा को, याद रखना बिंबिसारा वो अलग थे, बिंदुसारा को दे दिया, और खुद जो है कर्नाटका में वो मूव हो गया और वहाँ पे जो है परफॉर्म किया इसने सला खाना, जो मतलब जेन्स जो है फास्टिंग होती है टिल डेथ, सले खान नहीं बोलते हैं, सले खाना ऐसा कुछ है, याद रखना ये वर्ड, ठीक है, कहीं आ सकता है एग्जाम में क्योंकि चंद्रगुप्त से रिलेटेड है, पूछ भी सकते हैं व्हाट दिस मीनिंग ऑफ दिस, मीनिंग पूछ सकते हैं इस वर्ड का। ठीक है, जैन टेक्स्ट मेंशन करती हैं उसकी पिलग्रिमेजेस को, वो कहाँ कहाँ गए। ठीक है, तो इस तरीके से उनका जो है लेटर पार्ट ऑफ लाइफ था, उन्होंने तख्त को छोड़ दिया, जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए और मूव कर दिया अपने आप को कर्नाटका की तरफ पाटलिपुत्र से। अगर लेगेसी के बारे में बात करें चंद्रगुप्त की, तो उन्होंने सबसे बड़ा पहला फाउंडर हैं पहले ग्रेट एम्पायर के। उन्होंने नॉर्थ इंडिया और एक्सपैंड के, यूनिफाई किया नॉर्थ इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ, और एक्सपैंड किया सेंट्रल एशिया की तरफ, एस्टैब्लिश किया एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और मिलिट्री सिस्टम जो इंस्पायर करेगा बाद में लेटर रूलर को, अशोकाज और बाद में गुप्ता एम्परर्स को एक्सपैंड करने के लिए, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके यूज़ करने के लिए जो आज तक यूज़ होते हैं इंडिया में। ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें अगर, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किंग जिसको सम्राट भी कहा जाता था, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी थी इन मिलिट्री, जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, जो है उसकी से जो है फाइनल होती थी, मतलब वो जो कहेगा वो हक है और वो फाइनल है। उससे नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे जिन्हें जो है मंत्री परिषद भी कहा जाता था, जो किंग की मदद करते थे, है ना, दिल्ली के जो है डे टू डे जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। कुछ की मिनिस्टर इंक्लूडेड थे, जैसे महामंत्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर था, जो चाणक्य को कहा जाता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसारा एंड चंद्रगुप्त के टाइम पे। सेनापति जो होता था, जो सेनापति है वो कमांडर इन चीफ होता था। ठीक है, और सनिधत्त मतलब ट्रेजरर्स, जो मतलब माल जो होता है, जो खजाना होता था शाही खजाना, उसका देख वाला। फिर सम्राट जो होता था वो रेवेन्यू ऑफिसर होता था, सम्राट। पुरोहित जो पुरोहित होता था वो था रिलीजियस एडवाइजर, जैसे ब्राह्मण्स होते थे एक्चुअली ज़्यादातर। तो ये सारी चीज़ें थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या। अगर प्रोविजनल देखें, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो एम्पायर डिवाइडेड था 4 प्रोविंस में, और हर एक रूल किया जाता था बाई कुमार, मतलब रॉयल प्रिंस या गवर्नर, जो रॉयल मतलब जो
राजकुमार होगा उसके द्वारा जो है वो एडमिनिस्टर किया जा सकता। 4 प्रोविंस कौन कौन सी थी? पहली थी मगध, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। दूसरी थी नॉर्थ वेस्ट, मतलब कौन सी? टक्सिला दूसरी थी। तीसरी वेस्ट में उज्जैन थी, और चौथी थी सुरवनगिरी। ठीक है, सुरवनगिर जो था वो चौथी। ये 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ था पूरे एम्पायर को, और इन 4 पार्ट्स को जो है प्रिंस जो होते थे, रॉयल प्रिंस, वो जो है एज ए गवर्नर जो है वहां पे एडमिनिस्टर करते थे। ये बात समझ में आ गई? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रिक्ट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। हमने देखा सेंटर, फिर गया हम प्रोविंस की तरफ। अब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थे। तो परिदीक्ष जो थे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे जो ओवरसी करते थे एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना, परिदीक्षा। अच्छा, राजुका जो होते थे वो रेवेन्यू ऑफिसर होते थे जो लैंड टैक्स मैनेज करते थे। ये हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। युक्ता जो अकाउंटेंट थे जो मेंटेन करते थे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जितने भी थे। अच्छा, ग्रामिका जो थे वो गांव के जो है हेड होते थे, जो जो लोकल लेवल पे गवर्नेंस को जो है हैंडल करते थे। अब डिस्ट्रिक्ट के नीचे आ गई विलेजेस, तो विलेज के हेड को जो है ग्रामिका कहते थे। ये टर्म्स याद रखना, ये टर्म्स हो सकता है एग्जाम में आएंगे। युक्ताज के बारे में पूछ सकता है, राजुकाज क्या होते थे या ग्रामिकाज क्या होते थे। विलेज सेल्फ सफिशिएंट थी, बट ऑफिशियल्स जो है वो इंश्योर करते थे कि टैक्स कलेक्ट हो और जस्टिस हो। रेवेन्यू सिस्टम अगर हम देखें तो 1/6, मतलब 1/6 होता था रेवेन्यू प्रोड्यूस जो वो कलेक्ट किया जाता है टैक्स से। टोल जो है शुल्क जो चार्ज किया जाता है ट्रेडर और मार्केट्स पे, अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो चेक पॉइंट्स पे यहाँ पे जैसे टैक्स कलेक्शन, जीएसटी है, जैसे गुड्स एंड सर्विस जो है इंटरस्टेट टैक्स कलेक्शन जैसे वो होता था टोल्स, शुल्क। भाग बोलते थे जो लैंड टैक्स है, याद रखना, लैंड टैक्स को भाग बोलते हैं। और शुल्क जो होता था टोल्स जो ट्रेड्स और मार्केट पे कलेक्ट किया गया था। अच्छा, फिर इरिगेशन टैक्स भी होता था, पानी लगाते हैं ना जो खेतों में, ये जो है मेंटेनेंस के लिए, जो वाटर रिजर्वायर्स होती थी, जो डैम्स होती थी, जो लेक्स होते थे, उनको मेंटेनेंस के लिए भी टैक्स कलेक्शन होती थी। ओके, कस्टम ड्यूटीज जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उस पर तो कितना डिटेल्ड टैक्सेशन है। अब मयूरियन ने तो बड़ी बड़ी रोड नेटवर्क बनाए हुए थे, और उन ट्रेड रूट्स को मेंटेन करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी है वो बाकी रहे, तो इन चीज़ों की ज़रूरत थी। कस्टम ड्यूटी होगी, जैसे शुल्काज हो गया, जो टोल्स हैं, ठीक है, इनको मेंटेन करने के लिए टैक्स बड़ा एसेंशियल था। ओके, फिर है नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखो, कहा जाता है कि मौर्यन एम्पायर की जो है लार्जेस्ट आर्मी थी। अगर एंशिएंट पूरी हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो लार्जेस्ट आर्मी जो है वो मौर्यन एम्पायर के पीरियड में थी। तो मतलब जिसकी 6 लाख की इन्फेंट्री हो, 30,000 की कैवेलरी हो, 9,000 जो एलिफेंट्स हैं, 8,000 चैरियट्स। तो नेवी और स्पाई सिस्टम भी था प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेड और मॉनिटर करने के लिए, किसी तरह आपकी दुश्मनों की कोई भी साजिश या एक्टिविटीज़ के लिए जो है स्पाई, ठीक है, एस्पेनोज, ये जासूस फैले हुए थे। नेवी भी थी ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, मेगास्थनी के जो ग्रीक एम्बेसडर थे वो मेंशन करते हैं मौर्यन एम्पायर का जो है मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, सबसे ताकतवर है पूरी दुनिया में इस वक्त एंशिएंट हिस्ट्री की तब की बात की जाए तो। ये मौर्यन एम्पायर की जो है आर्मी का स्ट्रक्चर था। जुडिशल और लॉ की बात करें तो किंग जो है वो हाईएस्ट जज था, सबसे बड़ा, मतलब उसका जो से होगा वो फाइनल होगा। अगर वो कहेगा किसी का सर उड़ा दो तो उड़ जाएगा, किसी का हाथ काट दो तो कटेंगे। और धर्म महामंत्री थे जो इंश्योर करते थे कि इंसाफ हो और मोरल कंडक्ट हो, ईमानदारी से हर चीज होनी चाहिए, उसके लिए धर्म महामंत्री थे। कोर्ट जो है डिफरेंट लेवल्स पे थी, जैसे आज है ना सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स में हाई कोर्ट है, फिर जो है मुंसिफ कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। इस तरीके से जो है सेंटर में प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, और फिर विलेज कोर्ट्स भी थे। तो 4 जो थे कोर्ट स्ट्रक्चर था कोर्ट्स का, एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी चौथी, विलेज से लेके डिस्ट्रिक्ट में, फिर प्रोविंशियल लेवल पे, फिर सेंटर में।
सीरियस क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी थी। वो तो एंशिएंट हिस्ट्री में होगा, ठीक है। बाद में जो है अशोका ने कुछ रिफॉर्म किए, ठीक है, फेयर जस्टिस और मॉरल गवर्नेंस के लिए, वो बात की बात है। अशोका का जो जो धम्मा एडमिनिस्ट्रेशन, धम्मा कोई कोई रिलीजियस नहीं है, एक बात याद रखना। धम्मा महामंत्रीज अपॉइंट किए जाते थे जो अशोका के जो बुद्धिस्ट फिलोसफी पॉलिसीज है उनको स्प्रेड करेगा। रॉक और पिलर एडिक्ट जो यूज़ किए गए हैं मैसेजेस को जो है स्प्रेड करने के लिए थ्रू आउट एम्पायर में, कि कैसे आपको टॉलरेंट होना है, कैसे गुड गवर्नेंस करनी है, अपना मैसेजेस को जो है इस तरीके से स्प्रेड किया हुआ था। इंकरेज किया गया है वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे हॉस्पिटल बनाए गए, रोड्स, रेस्ट हाउसेस, ठीक है, सराय बनाया गया आराम करने के लिए, ट्रेडर्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, सड़कें बनाई गई, अस्पताल बनाए गए। अशोका ने जो है बुद्धिस्ट मिशनरीज को श्रीलंका, सेंट्रल एशिया और ग्रीस तक भेजा बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था। तो सेकंड रूलर की तरफ चलते हैं। जब चंद्रगुप्त जो है अपना तख्त छोड़कर जो है जैनिज्म में कन्वर्ट होकर और कर्नाटका की तरफ मूव हो गए, तो सेकंड रूलर जो आता है वो आता है बिंदुसारा, जो किसका सन था, चंद्रगुप्त का। वो एक्सपैंड करता है एम्पायर को फर्दर जो है साउथ इंडिया में। वो भी मेंटेन करता है स्ट्रॉन्ग जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है फॉरेनर पावर्स के साथ भी, जो दूसरी एम्पायर्स हैं बाहर के। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इस रेन के जो है बहुत कम है अगर कंपेयर किया जाए इसके फादर और इसके सन के साथ। अगर अर्लियर लाइफ और के बारे में बात करें तो अराउंड 320 बीसी के अराउंड ये पैदा हुआ है। फादर चंद्रगुप्त मौर्य है और मदर जो है पॉसिबली दुर्धारा। कुछ जैन टेक्स्ट ये सजेस्ट करती है। एम्पायर बना है 297 बीसी में, जब चंद्रगुप्त जो है तख्त खाली कर देता है, एक जैन मॉन्क बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन जो है चंद्रगुप्त जो है फास्टिंग करता है, खाली पेट रहता है, मतलब खाना नहीं खाता है, ऑन टू डेथ, और बिंदुसारा को छोड़ देता है एम्पायर रूल करने के लिए। यहां पे आता है एक्सपेंशन एम्पायर का। देखो, एक्सपेंड किया मौर्यन रूल दक्कन में, साउथ इंडिया में, कुछ तमिल स्टेट्स को छोड़ के। कुछ 16 नई स्टेट्स को जो है इसने कॉन्कर किया, नर्मदा रिवर्स और साउथर्न रीजन को। अगर हम साउथ इंडिया और नर्मदा का रिवर से साउथ में देखें, इस एरियाज के बीच में 16 स्टेट्स को। कालिंगा जो है उड़ीसा, वो इंडिपेंडेंट रहा इस दौर में, जो लेटर जो है अशोका के द्वारा कॉन्कर किया जाएगा फेमस कालिंगा वॉर में, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ और अगर पैट्रोनेज की बात करें, किस तरह के रिलीजन को इसने फैलाए, तो आजीवा सेक्ट्स को बिलोंग करता था। एक राइवल था, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म सेक्ट का राइवल था, एक आजीविकास थे। ब्राह्मण ट्रेडिशन और वैदिक कल्चर को ये सपोर्ट करता रहा, लेकिन इसने बुद्धिज्म अडॉप्ट नहीं किया इसके बेटे की तरह, ना बाप की तरह जैनिज्म अडॉप्ट किया। जैन टेक्स्ट मेंशन करती है बिंदुसारा जो है कंटिन्यू करता रहा जो फादर ने जो पैट्रोनेज देता था जैनिज्म को, लेकिन पर्सनली वो जो है आजीविका जो टीचिंग थी उनको फॉलो करता था, लेकिन जैनिज्म को भी उसने बढ़ावा दिया, पैसा दिया, ठीक है, टेम्पल्स बनाए। डिक्लाइन और अगर सक्सेशन की बात करें तो 297 बीसी में जो है, अब ये बात अनक्लियर है वो कैसे मरा, लेकिन उनकी डेथ हो गई। इसके डेथ होने के बाद जो है पावर स्ट्रगल असली स्टार्ट हुआ, ठीक है, इनके लड़कों के बीच में, जिनमें अशोका जो है वो विक्टोरियस हुए और वो नेक्स्ट एम्परर बने 268 बीसी में। कुछ टेक्स्ट ये कहती हैं कि अशोका ने, कुछ कहती हैं, अब कितना सच है इस बात में, कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है ये डिबेटेबल है, कि कहा जाता है कि 99 ब्रदर्स को उसने मारा, किल्ड, और फिर जो है वो तख्त पे बैठा। बट ये चीज़ें डिबेटेबल है, शायद है, ऐसा नहीं है, वी डोंट नो येट। अब अशोका द ग्रेट, जिसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर कहते हैं टिल डेट, अशोका जो है तीसरा और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का। इनिशियली उसने बड़ा एक फ्यूरियस वॉरियर था, बट कलिंगा वॉर के बाद उसने बुद्धिज्म अपना लिया और नॉन वायलेंस के रास्ते पे चला गया, कि अब हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा पे रहना है। उसका रूल बड़ा मॉरल था, गवर्नेंस, मॉरल गवर्नेंस में धम्मा पे, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी एफिशिएंट थी, और स्प्रेड किया उसने बुद्धिज्म को पूरे अक्रॉस एशिया। तो अगर बात करें तो पैदा हुए 304 बीसी में, 304 बीसी में पैदा हुए, कहाँ पे, पाटलिपुत्र जो पटना था प्रेजेंट डे, 304 बीसी में। बाप इसका बिंदुसारा था और मदर जो है वो शुभंगा, सुभादरंगी, ऐसा ही कुछ है प्रोनाउंसिएशन। एम्परर बना 268 बीसी में, 268 बीसी में।
जो ब्रूटल स्ट्रगल हुई थी थ्रोन के लिए, उसके बाद, ठीक है, भाइयों के बीच। अब कोरोनेशन जो ऑफिशियली जो है 268 में बना, लेकिन ऑफिशियली 273 में जो है उसका जो है तख्तपोशी हुई, ठीक है, ताजपोशी जो भी वो कहते हैं। और कंसोलिडेट की पावर 268 BC, बट कंसोलिडेटेड पावर मतलब तख्त का जो है कब्जा इसने 268 में कर लिया था, लेकिन 273 में जो है ताजपोशी ये सब कुछ हुआ। इनिशियली जो है इसे चंद अशोका कहा जाता था, क्रूअल अशोका, क्योंकि उसके रुथलेस मेथड्स की वजह से, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से कालिंगा वॉर से पहले। कालिंगा वॉर इसने लड़ी 261 में, ऑफिशियल कोरोनेशन के से पहले ही आई थिंक, नहीं बाद में, ठीक है। तो फोर्ट अगेंस्ट कालिंगा जो मॉडर्न डे ओडिशा है, इससे बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुआ। कहते हैं कि ओवर 1 लाख पीपल डाइड, और 1.5 लाख लोग जो है वो डिपोर्ट कर दिए गए। अशोका जो है वो बड़ा डीपली मूव्ड हुआ, मतलब इस डिस्ट्रक्शन से जो इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ, और इसने जो है वॉयलेंस का रास्ता छोड़ दिया और इसने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया और एक राइचियस, एक सही रास्ता फॉलो करना शुरू किया, धम्मा। एग्जाम्पल जो अशोका की रॉक एडिक्ट है 13, वो डिस्क्राइब करती है उसका सोरो, उसका दुख कलिंगा वॉर के बाद, और उसका डिसीजन नॉन वायलेंस का रास्ता चुनने का। हालांकि अगर दो, मतलब सॉरी टू से इट इज़ डिबेटेबल, बट इसने फिर भी जो है कालिंगा को जो है कालिंगा का कब्जा छोड़ा नहीं, उसको रिस्टोर नहीं किया उसकी इंडिपेंडेंस। वो जो है मौर्यन एम्पायर के अंडर ही रही। चलो ये ऐसे ही मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा था, छोड़ो रहने दो। तो अशोका के 14 मेजर उसने जो रॉक एडिक्ट्स दिए और उनमें क्या क्या मैसेजेस हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बहुत बार इनमें से क्वेश्चन आया है। जैसे पहली रॉक एडिक्ट जो है अशोका की, वो डिक्लेयर करती है प्रोहिबिशन, किसी तरह का भी जानवरों की कुर्बानी या उसकी बलि नहीं दी जाएगी, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होगा। ये पहली रॉक एडिक्ट पे है। दूसरी जो रॉक एडिक्ट है वो बताती है मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमंस और एनिमल्स की जो है मेडिकल दवाई दी जाएगी। प्लांटिंग बेनिफिशियल जो हर्बल, जो मेडिकल हर्ब्स हैं और रूट्स हैं, जो जड़ी बूटी हैं, आयुर्वेदिक फ्रूट्स हैं, उन्हें लगाया जाए। इसमें दूसरी में ही बताता है कि कुएं खोदे जाए, डिगिंग ऑफ वेल्स। तो दूसरी बताती है कि पेड़ पौधे लगाए जाएं, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए जानवरों को, इंसानों को, और जो जड़ी बूटियाँ लगाई जाएं, फल लगाए जाएं, कुएं खोदे जाए। ये दूसरी रॉक एडिक्ट बताती है। रॉक एडिक्ट याद रख, पिलर नहीं है, कुछ और चीज़ नहीं है। मेजर रॉक एडिक्ट, इसमें माइनर भी है। तीसरी बताती है, मेंशन करती है प्रदेशिका, राजुकाज और युक्ताज को, ठीक है, देयर नीड फॉर ओन गोइंग टूर फॉर इंस्पेक्शन एवरी 5 year एज पार्ट ऑफ द अदर ड्यूटीज प्रीचिंग धम्मा एंड ऑल्सो अडोप्टिंग लिबरल एटीट्यूड टूवर्ड्स द ब्राह्मण्स एंड शर्मन्स। तीसरी बताती है कि इन जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स हैं, इन्हें जो है टूर पे जाना चाहिए, इंस्पेक्शन पे जाना चाहिए हर 5 साल में, और लोगों को धम्मा के बारे में बताना चाहिए, राइचिस रास्ते के लिए, सही रास्ते पे चलने के लिए। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है तीसरी में कि जो लिबरल तरीका अपनाओ, कि रिलीजियसली स्ट्रिक्ट नहीं होना है, जो ब्राह्मण से, जो शर्मन से, ठीक है, एक सेकुलर वे में उनको भी ट्रीट किया जाए। चौथी जो रॉक एडिक्ट है वो है भिरी घोषा, मतलब वॉर ड्रम जो है उन्हें रिप्लेस किया जाए धम्मा घोषा के साथ। वो ड्रम नहीं बजाते तो जंग से पहले। किंग अशोका ने अटैच की ग्रेटेस्ट वैल्यू टू दिस ड्यूटी। पांचवी जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामंत्रीज, एक स्पेशल कैडर के लोग, जो ऑफिशियल्स हैं, जो अफसर्स हैं, उन्हें जो है अपॉइंटमेंट किया गया। वो स्प्रेड करेंगे धम्मा को पूरे एम्पायर के अंदर। किस तरीके से आपको रहना है, कैसे लोगों में एक दूसरे के साथ मिलना है, जुलना है, किस तरह से आपको डेली लाइफ जीनी है, ये सारी चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए। अच्छा, छठी है वो है मंत्री परिषद और ऑफिसर्स, जैसे लाइक पुलुसेनी या पदविकाज, मतलब पत्त वेदकाज, मतलब रिपोर्टर्स, इन लोगों को अपॉइंटमेंट की बात करता है। फिर चलते हैं आगे। सातवीं में बताया रिलीजियस टॉलरेंस अमॉन्ग ऑल सेक्ट एंड वेलफेयर ऑफ पब्लिक, नॉट ओनली हिज ओन किंगडम बट ऑल्सो नेबरिंग किंगडम ऑफ चोला पांड्याज एंड दैट ऑफ एंटीचोज इन द वेस्ट। क्या आप रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म है, हिंदू हैं, कुछ भी हैं, आपस में सब बराबर हैं। और पब्लिक को ना कि सिर्फ अपने जो लोग हैं अपने किंगडम में, लेकिन जो बाकी लोग भी हैं, जो एनिमी किंगडम भी हैं, उनके साथ भी भेदभाव नहीं करना है बेस्ड ऑन रिलीजन। आठवां है रॉयल प्लेजर टूर, विहार यात्रा से रिप्लेस्ड बाय धम्मा टूर।
जो रॉयल आए होते थे ना, वो पहले मजे के लिए घूमने निकलते थे टूर्स पे, उसकी जगह धम्मा यात्राज होंगे। अशोका खुद जो है वो जो है संबोधि से जो है बुद्ध गया का टूर किया था। नाइन्थ है क्रिटिसिज्म ऑफ यूजलेस। जो यूजलेस मतलब बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं जिन पे ऐसे ही आप लोग पैसा वेस्ट करते हैं, ठीक है, कभी ये कर रहे हो कुछ कर रहे हो, मतलब घरों में भी होता है। इन सब चीज़ों पे फजूल में पैसा खर्चने की जगह खुद ईमानदारी से, राइचियसनेस से, लोगों के ऊपर दयालु होकर अगर वो रास्ता अपनाएंगे तो वो कई गुना सही है। ये नाइन्थ पिलर में। 10वें में है किंग डिजायर नो फेम और ग्लोरी। 10वें वो बताता है कि बादशाह को कोई अपने आप को ग्लोरीज के बड़े बड़े किंगडम्स को फतह करना है या मशहूर होना, ये चीज़ें नहीं उसकी डिजायर होनी चाहिए। समझे। 11th है अनाउंस करता है दैट द गिफ्ट ऑफ धम्मा बीइंग द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल गिफ्ट्स। और पॉलिसी जो धम्मास की है, मतलब कि गिफ्ट जो धर्म पे जो धम्मा मतलब जो एक सही रास्ते पे चल रहा है, जो अपनी डिजायर्स को जो कम रख रहा है, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है किसी और गिफ्ट से। और ये सबसे आपको राइचियस वे ही, ये राइचियस वे ही चलना है, ये बेस्ट पॉलिसी है। अब धम्म में क्या क्या आता है कि रिस्पेक्ट करना, बड़ों की इज्जत करना, अच्छा बिहेवियर, जो स्लेव्स हैं जो तुम्हारे गुलाम हैं उनकी तरफ अच्छा बिहेवियर, अपने नेबर्स का ख्याल रखना, उनके दुख सुख में काम आना, एनिमल्स की देखभाल करना, प्लांट्स को हार्म नहीं करना, एनिमल को हार्म नहीं करना, मतलब जो भी गुड थिंग्स होती हैं, मोरल कंडक्ट होता है, उसको फॉलो करना है। 11th। 12th में है मेजर ऑर्डर एडिक्ट 14 से मेंशन करता है इताजिका महामंताज, मतलब महामंता इंचार्ज ऑफ वुमेन वेलफेयर, कि औरतों की जो है तरक्की के लिए जो ऑफिसर्स है उनके महामंताज, ठीक है, उनके बारे में। और अपील करता है फॉर नॉट ओनली टॉलरेंस अमाउंट सेक्ट्स, कि सिर्फ एक दूसरे मजहब में या एक दूसरे फिरके में सिर्फ जो है वो नहीं होनी चाहिए आप में टॉलरेंस के, सिर्फ वही नहीं होनी चाहिए कि चलो हिंदू भी अच्छे भाई है, क्रिश्चियन भी भाई है, मुस्लिम भी भाई है, सिख भी है, उनके साथ अच्छा व्यवहार, उनके साथ भेदभाव, सिर्फ वही नहीं करना, बट फॉर पीपल टू ऑनर एंड अंडरस्टैंड द धम्मास ऑफ अदर, दूसरों के रास्ते जो इज्जत से चल रहे हैं, दूसरों के जो जो काम है जो राइचियस वे में चल रहे हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट इफ समबडी इज फॉलोइंग हिंदुइज्म, मुस्लिम तो तब नहीं था, इस्लाम, जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म, मतलब कुछ भी है, चाहे आज के भी देख लो, तो ये 12th में ये कहता है कि खुद अपने रिलीजन में ही नहीं टॉलरेंस होनी चाहिए अपने सेक्ट में, लेकिन दूसरों को भी इज्जत और ऑनर करना है उनका भी। 13 में जो है वो कालिंगा वॉर जो है, जो 9th ईयर ऑफ अशोका होती है, उसके बारे में करता है, कैसे उसका एटीट्यूड उसके बाद में चेंज हो गया, कैसे वो जो वर्शिपर था, शिवा को पूजता था, वो अब जैनिज्म की तरफ चला गया है, ठीक है, जो डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कहते हैं सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, जो भी है, ठीक। 14 एडिक्ट है पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट्स, मतलब इस 14th में ये बताता है कि जितने भी मैंने ऊपर की 13 रॉक एडिक्ट हैं उनका क्या पर्पस है, वो 14 में बताया गया है। तो ये मेजर 14 रॉक एडिक्ट जो थी, जो अशोका के द्वारा जो है वो पूरे एम्पायर में स्प्रेड की गई थी, उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं कुछ एम्पायर इंपॉर्टेंट, अगर एडिक्ट्स की बात करते हैं, अशोका का जो लाइन कैपिटल है सारनाथ का, जिसमें 4 लाइन के सिंबल हैं, जो अब इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है, वो ना चारों तरफ लाइन की जो है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर। रॉक एडिक्ट इंपॉर्टेंट, जैसे रॉक एडिक्ट है 13 जो अभी हमने देखा कालिंगा वॉर के ऊपर रिग्रेट करता है, जो वेरियस लोकेशंस पे है। रॉक एडिक्ट 7 जो धम्मा पॉलिसी और वेलफेयर की बात करता है, जो दिल्ली टोपरा में है। अच्छा, माइनर रॉक एडिक्ट्स में जो है फर्स्ट जो मेंशन करता है बुद्धा का नाम, अच्छा, जो भाबरू राजस्थान में है। गांधार की इंस्क्रिप्शन जो ग्रीक और आर्मेनिक स्क्रिप्ट में है, प्रूव करता है इंडो ग्रीक जो कॉन्टैक्ट है मौर्यन एम्पायर का जो अफगानिस्तान में। ये कुछ मेजर और माइनर जो इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स हैं वो हैं। ये मैंने आपको इसलिए एक जगह पे दी क्योंकि एक जगह पे ठीक है आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो और याद करना। इनमें से अक्सर एंशिएंट हिस्ट्री का जब क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन से, सोशल लाइफ से, इकोनॉमी से। अच्छा, कुछ मैजेस्टिक फ्री स्टैंडिंग मतलब पिलर्स हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड जो सेपरेट करता है हेवन और अर्थ को। ये पिलर एडिक्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, जैसे लौरिया अराराज का पिलर है, लौरिया नंद जो नंदगढ़ का पिलर है, रामपुरा में है जो निगाली सागर है, सारनाथ का, तोपरा का, मेरठ में। ये फ्री स्टैंडिंग मतलब ये नहीं कि इनके ऊपर कोई इमारत है, कोई छत है, कोई बिल्डिंग है, नहीं,
कोई या मंदिर के ऊपर या किसी पैलेस का पिलर नहीं, ऐसे ही एक जगह पे लगाए हुए हैं। ये हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग और बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर में, इसलिए मैंने यहाँ से इसको हटा दिया क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाती है। हिस्ट्री को ये पढ़ लेंगे हम, हिस्ट्री का टॉपिक, और फिर हम जो एंशिएंट हिस्ट्री में इनको दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। ये इंटरेस्टिंग है नोट करना, देखिए दैट टू पिलर, एक जो टोपरा का है और एक जो है फ्रॉम मेरठ, वो शिफ्ट किए गए हैं दिल्ली में। फिरोज शाह जो तुगलक है उसके द्वारा एक टोपरा से और एक मेरठ से जो है वो दिल्ली में लाए गए। अब इन पिलर पे इंस्क्रिप्शन नहीं है, जैसे बुल कैपिटल पिलर है पूर्वा का, जहाँ पिलर है लायंस कैपिटल का जो वैशाली में, या कोलम पिलर है, ये बिना कैपिटल के, कैपिटल मतलब इनके ऊपर जो होता है ना, ऐसे शेर का सिंबल है, ये है वो। अब फर्स्ट पिलर जो रॉक एडिक्ट है सोशल कोड्स के बारे में बताता है, सेकंड पिलर जो है वो डिस्क्राइब करता है धम्मा के बारे में। हमने वो रॉक एडिक्ट पढ़े थे, याद रखो 14, ये पिलर एडिक्ट है, ठीक है। पहले पिलर में जो है वो क्या बताया, सोशल कोड, कैसे सोशल लाइफ जीनी है, कंसिस्ट ऑफ, और जो दूसरा पिलर है उसमें धम्मा के बारे में बताता है ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ सिन, कि बहुत कम से कम आपको सिन करने हैं, गुनाह करने हैं, गलत काम करने हैं, ठीक है, पाप करने हैं, परफॉर्मिंग वे विर्चुअस डीड, अच्छे अच्छे काम, नेक काम करने हैं, ठीक है। हैविंग कंपैशन, दूसरों के लिए एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, दयालु होने चाहिए तुम लोग, प्योरिटी एंड ट्रूथफुलनेस, सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए आपके अंदर, ये दूसरा रॉक पिलर एडिक्ट बताता है। तीसरे में लिखा हुआ है सोल एंड सिन के बारे में। फोर्थ पिलर में डिस्क्राइब करता है राजुकाज का क्या रोल है। फिफ्थ पिलर में डिस्क्राइब करता है, पॉपुलरली नोन है, जो दिल्ली तोपरा का पिलर है, एडिक्ट है, इट फीचर प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एनिमल किलिंग, के जानवरों को मारना मना है। ये पांचवें रॉक एडिक्ट में, ठीक है। तो ये कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं जो वेरियस जगहों पे, जो पिलर एडिक्ट, सॉरी, ठीक है। अच्छा, रेलेवेंट कुछ इंस्क्रिप्शन और कुछ जो इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। जो इलाहाबाद का है कोसम, जो क्वींस एडिक्ट, मतलब जो क्वीन के द्वारा जो है शायद किया गया था, जो कुसुम्बी और शीशम एडिक्ट है। अशोका वर्ण, मेंबर ऑफ जो संघ है, अगेंस्ट कॉजिंग एनी डिवीजन इन द रैंक, संघ मतलब जो बुद्धिस्ट संघ है, कि उसके बीच में जो है कोई मतलब आपको डिवीजन नहीं पैदा करनी है कि मैं ये मानता हूँ मैं जो, अच्छा। समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है ऑन ऑन दिस एडिक्ट इटसेल्फ, इसी के इलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन, इस पे समुद्रगुप्त का भी एडिक्शन है इटसेल्फ। और जहांगीर शायद प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल था इसके रिमूवल के लिए टू द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, वहाँ से उठा के जो है इसे कौसम्बी से शायद इलाहाबाद के जो है फोर्ट में लाया गया था जहांगीर के द्वारा। फिर गिरनार का एक रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्र दामन का, जो काठियावाड़ में, ये मेंशन करता है सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन बाय पुष्या गुप्ता, ठीक है। राष्ट्रीय मीन्स प्रोविजनल गवर्नर ऑफ जो है सौराष्ट्र ड्यूरिंग जो है मुगल जो है गुप्ता मौर्यन रीजन, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के रीजन का रेन का उस टाइम का। गांधार का जो इंस्क्रिप्शन जो बाईलैंग्वेज है, आर्मेनिक इंस्क्रिप्शन है, मतलब आर्मेनिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो बात करता है निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है नेपाल में, ठीक है, जो रिकॉर्ड करती है पहला फर्स्ट इनलार्जमेंट ऑफ स्तूपास 14 ईयर आफ्टर द हिज कंसरेशन एंड लेटर अशोका विजिटेड टू इट्स साइड 20 ईयर, मतलब ये 20 साल बाद, ठीक है। कैसे बताता है कि किस तरीके से यहाँ स्तूपा को बड़ा किया गया, फिर अशोका की विजिट के बारे में बताता है। अच्छा अच्छा, रुम्बदी जो रुम्बदाई का इंस्क्रिप्शन है नेपाल में, वो कोमेमोरेट करता है बर्थ प्लेस, अशोका की बर्थ प्लेस का, नहीं सॉरी, बुद्धा की बर्थ, जो हम बुद्धा का जन्म हुआ लुम्बिनी में। अच्छा, अशोका का विजिट जो है लुम्बिनी में। अच्छा, उसको यहाँ पूजा गया, उसने उसने गिव टैक्स कंसेशन, और इस विलेज को जो है लुम्बिनी को कहा कि आपको टैक्स की जो है उसको छूट दी गई उस गाँव को। ये भी रिकॉर्ड करता है ये इंस्क्रिप्शन जो है रुम्बनी का, कि दैट विलेज ऑफ लुम्बनी वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बाली, मतलब वही टैक्सेस, एंड वाज टू पे 1/8 ऑफ भागा कितना होता था, लैंड टैक्स होता था पूरे एम्पायर में 1/6, लेकिन इनको 1/8 देना, तो इनको कम किया गया, 8वां हिस्सा दो। अशोका की पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा है बहुत डिटेल वाइज, उसने बैन कर दिया एनिमल्स सेक्रीफाइसेस, ये वो। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, अच्छा, इसने बुद्धिस्ट मिशनरीज को श्रीलंका में, सेंट्रल एशिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में भेजा। उसका सन जो है, उसका बेटे को जो महिंदा था, और उसकी डॉटर थी जो संघमित्र, उसको भेजा गया श्रीलंका में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। ये कहा जाता है इंक्लूडिंग जो सांची का ट्रूप है 84,000
स्तूपाज इन्होंने बनाए। स्तूपाज क्या होते हैं वो हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। और ऑर्गेनाइज की तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पहली किसने की थी, दूसरी किसने की थी, और तीसरी किसने की है, ये बताओ मुझे आप। काल अशोका ने कौन सी की थी, और अजात शत्रु ने कौन सी की थी, फिर तीसरी जो है अशोका ने की, चौथी किसने की थी, ये आप मुझे बताओगे। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी और किसने की थी? नेक्स्ट है अशोका की एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो सिमिलर ही थी जैसे चंद्रगुप्त के टाइम पे थी। वही वास्ट ब्यूरोक्रेसी थी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे एम्पायर को डिवाइड किया हुआ था। ऑफिशियल अपॉइंट किए थे, जैसे राजुकाज महामंत्रीज थे, प्रदेशकाज थे मैनेज करने के लिए। एक चीज़ इसमें आई जो धम्मा ऑफिशियल्स इसने ऐड किए थे। ट्रेड, कॉमर और एग्रीकल्चर को और इसने इम्प्रूव किया। नेटवर्क जो था, कम्युनिकेशन का नेटवर्क, उसको एस्टेब्लिश किया, जैसे रेस्ट हाउस बनाए, जो सराय थी, जब कुएं खुदवाए, जो रोड्स बनाई कनेक्ट करने के लिए एम्पायर को थ्रू आउट। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जिसको जीटी रोड भी कहते हैं, वो इम्प्रूव किया अशोका के अंडर, जिसने कनेक्ट की मेजर सिटीज को इसके एम्पायर को। एक और शख्स है, अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूं, एक और शख्स है जो ग्रैंड ट्रंक रोड से मेडिवल इंडिया में मशहूर है और एसोसिएटेड है, उसका नाम क्या है? हिंट दे देता हूं मैं, हुमायूं। हुमायूं हिंट दे देता हूं, आप बताना। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, एक और शख्स से मेडिवल इंडिया में एसोसिएटेड है, वो कौन है? अशोका के इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर जो है उसकी इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा, सोशल लाइफ के बारे में, और इकोनॉमी जो है वेल ऑर्गेनाइज थी और प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। ये बेस्ड थी एग्रीकल्चर, ट्रेड, टैक्सेशन, इंडस्ट्री और स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस पे। स्टेट कंट्रोल मतलब कि एम्पायर का जो जो जैसे स्टेट कंट्रोल मतलब जैसे सरकारी आज बैंक्स हैं, वैसे स्टेट कंट्रोल होती। एग्रीकल्चर जो है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी। मेजोरिटी ऑफ जो लोग जो थे एम्पायर में वो फार्मर्स थे, किसान थे। लैंड रेवेन्यू जो भागा है वो 1/6 जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो कलेक्ट किया जाएगा एज ए टैक्स। इरिगेशन प्रोजेक्ट थे, स्टेट मतलब एम्पायर के द्वारा खुद बनाई गई थी, कैनाल्स, कुएं खोदे गए थे पानी के लिए, रिजर्वायर्स जो सपोर्ट करेंगे इस फार्मिंग सिस्टम को, क्योंकि लार्जली स्टेट डिपेंडेंट है फार्मिंग टैक्स के लिए, लैंड टैक्स पे, तो इन्हें इंप्रूव करना जरूरी है, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आएगी। स्टेन ओन लैंड थी, ज़मीन सारी जो है वो एम्पायर की है, वो बादशाह की है। कुछ लैंड जो है वो कल्टीवेटेड की जाती है, वह पीजेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। स्टेट के मतलब जो कमाया जाएगा वो सीधा स्टेट को जाएगा, इनको दिहाड़ी मिलेगी जो भी है, पीजेंट्स के द्वारा, किसानों के द्वारा की गई थी। सुदर्शन लेक जो गुजरात का है वो ड्यूरिंग द रेन मौर्यन एम्पायर के दौरान ही बना है, इरिगेशन के लिए इसी दौरान में बना था। इंडस्ट्रियल हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री, जो माइनिंग होती थी, जो मेटल का काम है, लोहे का काम है, धातु का काम है, या टेक्सटाइल है, जो कपड़े का काम है, शिप बिल्डिंग का काम है, ये सारी फैक्ट्रीज जो है वो जो है एम्परर्स के द्वारा ओन की जाती थी। आर्टिशंस और क्राफ्टमैन जो 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 पोटरीज, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, या जो ज्वेलरीज या कपड़े या हथियार बनाते थे, वो भी थे। गिल्ड, शिरनीज, गिल्ड्स मतलब ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ मर्चेंट और आर्टिशन, जैसे जो यूनियन होती है, ट्रेड यूनियन है जैसे प्रेजेंट डे है ना, ठीक है, तो ग्रुप्स होते थे मर्चेंट्स आपस में मिल के जो है काम है। मौर्यन जो है स्टेट कंट्रोल माइंस जो है वो इशू करती थी रेगुलेशन, जो है प्रोडक्शन कैसे होगी, कितना प्रोडक्शन होगा, क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें। ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात किया कि ट्रेड जो है वो बहुत इंटरनल भी होता था और इंटरनेशनल भी होता था, बाकी एम्पायर्स के साथ भी ट्रेड करते थे। मेजर ट्रेड रूट था जो है ग्रैंड जीटी रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो कनेक्ट करती थी पाटलिपुत्र को जो है टैक्सिला के साथ, टैक्सिला नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान, ठीक है, उसके साथ। मेजर एक्सपोर्ट जो हम क्या चीज़ें यहाँ से बाहर भेजते थे, जैसे कॉटन भेजते, सिल्क, स्पाइसेस, मसाले जो हैं, कीमती पत्थर जो होते, प्रीशियस स्टोन्स, आइवरीज, जानवरों के हाथी के दांत जैसे हो गए, इस जैसी चीज़ें। फिर इंपोर्ट, हम क्या क्या चीज़ें एम्पायर के अंदर, मौर्यन एम्पायर अपने क्या क्या चीज़ें बाहर से खरीदती थी, जैसे सोना है, गोल्ड है, सिल्वर है, हॉर्सेस है, शराब है, जो ग्रीक और पर्शियन एम्पायर से लिया जाता था, ठीक है। मौर्यन एम्पायर जो है ट्रेड किस किस के साथ, कौन कौन से एम्पायर के साथ करती थी? तो ग्रीस है, मिसोपोटामिया है, श्रीलंका है, साउथ ईस्ट एशिया है, इन इन एम्पायर्स के साथ जो है वो ट्रेड किया जाता था,
ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम मैंने आपको समझाया, 1/6 था। कारा जो है जर्नल टैक्स लोगों के ऊपर था, भाग जो है वो लैंड टैक्स हुआ करता था, शुल्कास जो है वो कस्टम ड्यूटीज होती थी ट्रेड पे, पाली जो है पाली टैक्स जो इरिगेशन पे होता था, जो पानी दिया जा रहा है ना लेक्स से, क्योंकि लेक्स आर ओन्ड बाई एम्पायर, तो एम्पायर इस पे टैक्स कलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अर्थशास्त्र मेंशन करता है एक स्ट्रिक्ट रेवेन्यू पॉलिसी कि आपको ये देना ही पड़ेगा, प्रोडक्शन जितनी हुई है उसका 1/6 देना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू। जर्नल टैक्स जो लोगों के ऊपर होता था, जितनी इनकम है उसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, टोल्स, ये सारी चीज़ें जो है प्रेवलेंट थी। टैक्सेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज था। इतना बड़ा एम्पायर सस्टेन ही नहीं कर पाएगा ना, इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी। करेंसी अगर कॉइन की बात करें तो सिल्वर के कॉइन्स होते थे, गोल्ड के नहीं। पंच मार्क कॉइन्स वेर यूज्ड। पंच मार्क मतलब जैसे एक सिल्वर का कॉइन है, इसके ऊपर एक निशान होगा, चाहे मुक्का ही मारा हुआ हो एक निशान ठप से, ठीक है, वो एक तरह का होता था ताकि यूनिफॉर्म हो। स्टेट कंट्रोल मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, कॉइन जो स्टेट कंट्रोल होती थी, पता भी चले ये किस एम्पायर का। बार्टर सिस्टम जो है वो उसका भी यूज़ होता था, स्पेशली रूरल एरियाज में। बार्टर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। मोरियन कॉइन्स का सिंबल सन होता था, ट्री या एनिमल्स होते थे। ये उनका सिंबल था कि हाँ ये मौर्यन एम्पायर का कॉइन है। तो सिल्वर पंच मार्क कॉइन जो है वो यूज़ होते थे करेंसी की तरह। बार्टर सिस्टम का भी यूज़ होता था अगर कहीं सवाल है। रेस्ट हाउस धर्मशालाज होते थे, सराइज होते थे। माइल स्टोन्स जो है अलोंग द हाईवेज, जो सड़कें थी, माइल स्टोन होता है ना कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ऐसी चीज़ें भी थी। इनलैंड और मैरीटाइम ट्रेड भी था। रिवर्स के और कोस्टल पोर्ट्स जो हैं वो बनाए गए थे ताकि कॉमर्स को और बूस्ट किया जाए, ठीक है। अच्छा, अर्बन इकोनॉमी और सिटीज़ की बात करें, मैजेसिस जो बड़े बड़े शहर थे वो पाटलिपुत्र, उज्जैन, टैक्सिला, सुवर्णगिरी, ये थे। मार्केट की रेगुलेशन, स्टेट मॉनिटर करती थी किस तरह का प्राइस होगा, कौन कौन सी चीज़ों का कितना प्राइस होगा। क्वालिटी उन चीज़ों की चेक करती थी स्टेट, ख़राब चीज़ें ना बेच रहे हों। शॉप्स, बाज़ार और ट्रेड सेंटर जो थे वो बहुत कॉमन थे। तो एक बड़ा ही प्रॉस्पेरस, क्योंकि मेगास्थनी ने डिस्क्राइब नहीं किया, पाटलिपुत्र का एक वेल प्लान्ड सिटी है जहाँ मार्केट्स हैं, जहाँ वर्कशॉप्स हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। तो एक बड़ा फ्लोरिशिंग एम्पायर था, ठीक है। अशोका के बाद अगर लेटर पीरियड देखें तो 322 से 298 तक चंद्रगुप्त थे सबसे पहला जो फाउंडर था। 297 से बिंदुसारा थे, ठीक है। फिर 268 से 32 तक जो है वो अशोका थे। उसके बाद जो है दशरथ, ठीक है। फिर आस्ते आस्ते डिक्लाइन होता गया, इतने को, ठीक है। फिर संप प्रति थे, फिर जो है शालीशुका था, फिर देवावर्मन था, फिर सत्यधवन था, फिर लास्ट में जो है बृहदर्थ। ये लास्ट में था 180 BC के अराउंड जो है खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम रीजंस देखें कि मौर्यन एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर था और जो उसकी ब्यूरोक्रेसी इतनी अच्छी थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, अगर जुडिशरी सिस्टम देखें, अगर हम इकोनॉमी देखें, एडमिनिस्ट्रेशन देखें, ब्यूरोक्रेसी देखें, जासूस थे, हर चीज़ इतनी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड थी और इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर थी, फिर ये एम्पायर जो है जिसको सस्टेन, जैसे चलो रोमन एम्पायर की तरह 2000 साल ना ही सस्टेन करो, बट उतनी लाइफ नहीं थी। 185 BC में ये कोलैप्स हो गया। क्यों? इसके बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ। पहली तो डेथ ऑफ अशोका, वीक सक्सेसर्स, सिमिलर टू जैसे मुगल्स के साथ हुआ ना, औरंगजेब वाज अ वीक सक्सेस। उसके बाद जो बादशाह आए वो बहुत कमज़ोर और इनफेक्टिव रूलर थे। जैसे उसका सन है दस्तरात, वो रूलर जो है फेल हो गए मेंटेन करने के लिए सेंट्रल का अथॉरिटी। इंटरनली पावर स्ट्रगल शुरू हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी आई। अशोका के मरते ही कुछ सालों में ही जो है एम्पायर जो है छोटे छोटे रीजन्स में जो है टूट गया। सेंट्रल कंट्रोल कमजोर होगी, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट एम्पायर आ गए, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, वीक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इसमें अशोका का भी कहा जाता है कि अशोका की कोई नॉन वायलेंस पॉलिसी से और बुद्धिज्म था कहीं ना कहीं जो वीक कर दिया, जो मिलिट्री एग्रेशन था। लोकल जो गवर्नर थे, महामंत्री थे, वो इतने ताकतवर हो गए कि वो बाद में इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपनी सरकार चलानी शुरू कर ली। इतना बड़ा एम्पायर एक्सपेंड कर दिया कि अब जो है इन जो ये मतलब नालायक रूलर्स आ गए हैं जो इतने बड़े एम्पायर को मैनेज ही नहीं कर पाए। डिस्टेंट प्रोविंस जैसे कालिंगा और टैक्सिला था, उन्होंने जो है बगावत कर दी, जो ये वीक मौर्यन एम्पायर के जो रूलर्स थे, बादशाह थे।
और अपना इंडिपेंडेंट जो है किंगडम बना लिया, और ये कुछ कर ही नहीं पाए। इकोनॉमी डिक्लाइन होगी। देखो, फार्मर्स पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अब जो अशोका की वेलफेयर पॉलिसी थी, हॉस्पिटल, रोड्स, स्टूपास बनाने की, इससे जो सरकारी खजाना था वो पूरी तरीके से खाली हो गया ना। 84,000 स्टूपा ही बना दिए तुम लोगों ने। तो आपने जो है मिलिट्री पे जो है वो पैसा खर्चना ही बंद कर दिया। इससे बाहर से इन्वेजन तो होगा ही ना। आपने पब्लिक वर्क और बुद्धिस्ट मिशंस पे जो है इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया, इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज थे वो कमज़ोर हो गए, और मिलिट्री पे खर्च नहीं किया जो डिफेंड कर पाए या फिर इन्वेड कर पाए दूसरी टेरिटरीज में। एक और शिफ्ट था, रिलीजियस शिफ्ट भी हुआ। ब्राह्मण्स ने बहुत अपोजिशन किया। अशोका ने जिस तरीके से बुद्धिज्म को प्रमोट किया, इससे ब्राह्मण्स को बड़ा ही गुस्सा आया, वो नाराज हुए। तो आफ्टर अशोका जो लेटर जो रूलर्स थे उन्होंने रिवाइव किया वैदिक ट्रेडिशंस को। इन्होंने कम किया जो स्टेट जो इतना ज़्यादा बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रही थी। जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस इंस्टेबिलिटी को जो इतनी ज़्यादा एम्पायर के अंदर आई, इसको भी कंट्रीब्यूट किया। और इसी का फ़ायदा उठाया शुंगाज ने, जो रिप्लेस करते मौर्यन को। वो एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण रूलर थे। कहते भी है ना, उन्होंने बड़े स्टूपास को तोड़ा फोड़ा, ये वो किया शुंगाज के द्वारा। वो इसीलिए ये ब्राह्मण सेक्ट्स को, इन लोगों को जो मेजोरिटी में थे उनको क्या करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। तो अशोका की कहीं ना कहीं ये जो नॉन वायलेंट पॉलिसी थी, इसने मौर्यन एम्पायर को लॉन्ग रन में फेल कर दिया। ग्रीक्स, बाक्ट्रियन ग्रीक्स थे जो इंडो सैक्टियंस थे, उन्होंने प्रेशर डाला, उन्होंने इन्वेड किया मौर्यन एम्पायर में। नॉर्थ वेस्टर्न पूरी टेरिटरीज खा गए वो लोग। तो एम्पायर कहीं ना कहीं अशोका के मरने के बाद जो है डिफेंड नहीं कर पाया इतने बड़े एम्पायर को। तो जैसे ही मौर्यन एम्पायर डिक्रीज हुआ, बाक्ट्रियन रूलर जो है डेमेट्रियस ने जो है इन्वेड कर दिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, और उसे अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, इसी दौरान एक और कारण छठा बताया जाता है कि रीजनल पावर्स का राइज होना और उनका रिवोल्ट करना। सेंट्रल रूल जैसे ही कमजोर होता है तो देखो ना, आंध्रा, कालिंगा, पंजाब जो है वो इंडिपेंडेंट किंगडम उन्होंने बना लिए अपने। शुंगाज ने जो है मगध को कंट्रोल कर लिया मयूरियन से, सतवानाज ने दक्कन को कंट्रोल कर लिया, और दो नई पावरफुल डायनेस्टीज को जन्म दिया। तो पुष्यमित्र शुंगा है वो एक मौर्यन जनरल था जिसने लास्ट मौर्यन किंग को मारकर जो है ओवरथ्रो करके खुद जो है अपने डायनेस्टी बना ली। असैसिन ऑफ, देखो मृतिरथ को जो है लास्ट मुगल एम्पायर है वो बड़ा कमजोर और इनइफेक्टिव था, उसको 1885 में 185 में असैसिनेट करके अपने ही जनरल जो पुष्यमित्र शुंगा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरू हुआ था एम्पायर वैसे ही उसका खात्मा हुआ। एंड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी और बिगिनिंग हुआ शुंगा डायनेस्टीज का। पुष्यमित्र शुंगा ने जो एस्टेब्लिश किया शुंगा एम्पायर, और दोबारा से रिस्टोर किया जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन था उसको दोबारा से लाया, जो बुद्धिज्म पे चला गया था कुछ अरसे के लिए वापस लेके आया। तो फॉल ऑफ मुगल एम्पायर अगर एक इन शॉर्ट देखें तो वो एक तो वीक सक्सेसर, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, सरकार हुकूमत रॉयल जो है चला नहीं पड़े बाय इतने बड़े एम्पायर को। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जो अशोका ने जो इतने कंस्ट्रक्शन किए लार्ज स्केल पे, जो वेलफेयर स्कीमें चलाई उसका। रिलीजियस टेंशन जो हुई बुद्धिज्म स्प्रेड करने की वजह से, मिलिट्री पे पैसा कम खर्च किया, मिलिट्री वीकनेस, और फॉरेन इन्वेजन। अगर ये चीज़ें इन शॉर्ट बताऊं तो ये चीज़ें इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो है रीजनल अपराइजिंग हुई, और फाइनली शुंगाज ने जो है मुगल एम्पायर को उठा के फेंक दिया और अपने डायनेस्टीज चलाई। तो नेक्स्ट हम लोग जो है, अब देखो मॉडर्न पीरियड हमने देखा। अभी मॉडर्न पीरियड के जो आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर है वो अभी फिर से डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ लेफ्ट आउट फील कर रहे हो तो नहीं करना, क्योंकि वी विल डू इट अगेन इन आर्ट एंड कल्चर। तो मौर्यन एम्पायर जो है वो गया। अब मौर्यन एम्पायर के बाद का पीरियड हम क्या देखेंगे? प्री हिस्ट्री देखा, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ बार बार ताकि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझने रहे। तो प्री हिस्ट्री हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर हमने देखा वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। फिर हमने देखा महाजनपदास, ठीक है। फिर हमने मगध का एम्पायर का राइज देखा, और मगध से फिर हमने देखा मौर्यन। अब मौर्यन के बाद छठा जो हम देखेंगे वो देखेंगे
पोस्ट मौर्यन एरा, जिसमें हम देखेंगे रीजनल जो किंगडम्स का राइज हुआ, रीजनल किंगडम्स का राइज जो है। अच्छा, रीजनल किंगडम्स नहीं पढ़ते हैं, मैं सोचता हूँ अभी नहीं। हमने मौर्यन पढ़ा है, मौर्यन ने हमने बुद्धिज्म पढ़ा, जैनिज्म पढ़ा, क्यों ना हम फिलोसफी की तरफ चले। इसके बाद हम लोग जो है छठा पढ़ते हैं बुद्धिज्म के बारे में, जिसमें हम लोग बुद्धा की जो है बायोग्राफी पढ़ते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे उनको जो है निर्वाणा मिला, ठीक है, और वेरियस जो फिलोसफी उन्होंने प्रोपोगेट की, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सातवां पढ़ते हैं क्या हम लोग, नेक्स्ट चलेंगे, फिर हम पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में, क्योंकि ये भी इसी पीरियड का है। बाद में जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, महावीरा के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कहाँ जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, किस तरह से उनको जो है कावल्या मिली, ठीक है, और उनकी फिलोसफी, जैनिज्म फिलोसफी क्या है, उनके वेरियस सेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। 2 ही तो सेक्ट है जैनिज्म में, श्वेतंबर और दिगंबर। जैनिज्म में देखते हैं, ठीक है, वेरियस सेक्ट्स जो 4 पढ़ेंगे हम, मेन या 5, ठीक है, किस तरह से स्प्रेड हुआ। तो ये 2 लेक्चर करते हैं, छठा सातवां, और फिर 8वें में हम जो है पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में देखेंगे। पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एक तो शुंगास पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग शुंगा मगध में, और सतवानस जो है आंध्रा में, और नॉर्थ वेस्ट में जो है ये बाक्ट्रियन शाक्ट्रियन और ये ये सारी चीज़ें नॉर्थ वेस्टर्न एम्पायर्स के बारे में, ठीक है। इस तरीके से जो है अगले 3 दिन हम लोग ये चीज़ें करेंगे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और पोस्ट मौर्यन एम्पायर, शुंगास और सतवानास, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चलेंगे गुप्ताज पे, और वो सारी चीज़ें, हर्षवर्धन, और वो छोटा चीज़ें हैं। और हम एंशिएंट हिस्ट्री को आई थिंक के 15 लेक्चर लगने नहीं चाहिए, 15 से कम में ही हम लोग जो है कर लेंगे, लेस देन 15, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।